जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें करना ये है कि प्रश्न संख्या 2 में क्वेश्चन 2 आप देखे थे इसका, उसमें जो तीनों फलन दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों में मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच करनी है। मध्यमान प्रमेय लागू होगी नहीं लगेगी, और लगेगी तो फिर सी का मान निकालना है, उसको वेरीफाई करके दिखाना है आपको। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 5,9। इसमें मध्यमान प्रमेय की आपको वेरिफिकेशन देखना है, वेरीफाई करना है कि मध्यमान प्रमेय इसके लिए सत्यापित हो रही है कि नहीं हो रही है। मध्यमान प्रमेय में दो तीन चीज़ें, तीन शर्तें उसमें भी रही हैं। एक कंडीशन तो ये थी कि फलन को जो होना चाहिए वो क्लोज्ड इंटरवल a, b में संतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय होना चाहिए, और f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार लगा चुके हो, जिसमें आप रोले की प्रमेय के लिए सत्यापन देख चुके हैं कि होगा कि नहीं। इसलिए जब आपने इस फलन को देखा था तो आपको याद होगा ये फलन कैसा है, संतत है या नहीं है। नहीं है तो हम यहां पर लिख देंगे क्योंकि फलन f ऑफ x अंतराल 5,9 पर संतत नहीं है। वैसे तो मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी, इसके लिए बस इतना ही सफिशिएंट है। 3 शर्तें हैं, 3 में एक भी अगर बिगड़ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं और भी बता देता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताई थी सारी शर्तें आपको। अच्छा बताएं, आपको याद है ये अवकलनीय है कि नहीं है। ओपन इंटरवल 5,9 के हर पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है, कुछ बिंदुओं पर अवकलनीय है, सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो लिख देंगे फलन f ऑफ x अंतराल 5,9 पर अवकलनीय नहीं है। इसमें आपने जब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था तो f ऑफ a की वैल्यू निकाली थी, f ऑफ 5 जो कि 5 आई थी, और f ऑफ b अर्थात f ऑफ 9 निकाला था, वो 9 आया था। तीसरी कंडीशन f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, अर्थात f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 9। अब देखिए केवल एक शर्त तो मध्यमान थ्योरम से, मध्यमान प्रमेय से मतलब पूरी हो रही है, बाकी 2 शर्तें तो डिस्टर्ब कर रही ना, इसलिए मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता। ठीक है, इसका क्या ख्याल है? सेम ऐसे ही कर लोगे आप इसको, ठीक है। सभी बच्चे अपने आप से कर लें इसको, क्यों? जैसा ये है वैसा ही ये है। इसको तीसरे नंबर के फलन को देखिए, ये बहुपद फलन है, तो बंद अंतराल 1,2 में संतत है कि नहीं है? है। तो यहां लिख देंगे फलन अंतराल 1,2 में संतत है। फिर फलन f अंतराल ओपन इंटरवल 1,2 में अवकलनीय भी है। अवकलनीय भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। और दूसरी चीज, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1 पैराबोला है। और पैराबोला जब भी बनेगा अगर ऐसे y एक्सिस की तरफ, तो आप किसी भी पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं
1 और 2 के बीच के किन्हीं भी बिंदुओं पर, तो अवकलनीय भी है। एफ ऑफ ए निकालना चाहेंगे हम। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 निकालोगे, एक्स की जगह 1 लिखोगे, ये 0 हो जाएगा। एफ ऑफ बी निकालोगे, एक्स की एफ बी की जगह 2, ये ए है और ये बी है। शुरू से ही आपसे हम बात कर रहे हैं अंतराल में, तो हमने अंतराल में जो अंतराल लिए हैं उनको ए कॉमा बी माना है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि ये ए है कि ये बी है। जो पहले है वो ए है, जो बाद में है वो बी है। तो एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 2 की अगर वैल्यू निकालोगे, एक्स की जगह 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस 1 3। आप देख सकते हैं यहाँ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ तो मध्यमान प्रमेय की सारी शर्तें लागू हो गई। अगर सारी शर्तें फॉलो हो रही हैं तो फिर क्या होना चाहिए, मध्यमान प्रमेय लगेगी। इसलिए कोई सी जो कि ओपन इंटरवल 1,2 को बिलोंग करता है, ऐसा अवश्य है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, मध्यमान प्रमेय से। ये कैसे आ गया, मीन वैल्यू थ्योरम। एफ डैश सी कैसे निकाला जाएगा सॉरी, पहले एफ डैश एक्स निकालिए, उसमें एक्स की जगह सी लिख दीजिए। सॉरी, एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा 2x, फिर उस 2x में x की जगह से लिख देना है 2c। एफ ऑफ बी 3 माइनस एफ ऑफ ए 0, b माइनस ए, सॉल्व कर लीजिए। 2c इज इक्वल टू 3। 2 माइनस 1 करोगे 1 आएगा, 1 का भाग 3 में दे दोगे। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, देन c इज इक्वल टू 1.5। और आप देखिए गौर से, ये जो c आया है ये 1,2 के बीच में पड़ता है कि नहीं पड़ता, 1 और 2 के बीच में 1.5 है, ठीक है, आ जाता। तो ये 1 ओपन इंटरवल 1,2 को बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी पार्ट के लिए, 3 पार्ट है ना, तीनों पार्ट्स के लिए रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं हुई थी, लेकिन मध्यमान की प्रमेय लास्ट पार्ट के लिए वेरीफाई हो रही है। समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 में है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहां a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3 है। तो पहले तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है और इसके बाद f डैश c बराबर 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1 ओपन इंटरवल 1,3 को ज्ञात भी करना है। पहले मध्यमान प्रमेय ही देख लेते हैं सत्यापित करके। पॉलिनोमियल फंक्शन है f क्लोज्ड इंटरवल 1,3 में संतत है। ओपन इंटरवल 1,3 में अवकलनीय है। f ऑफ a मीन्स f ऑफ 1 की वैल्यू 1 लिखो सब जगह 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 7। f ऑफ b निकालेंगे मीन्स f ऑफ 3, x की जगह हर जगह 3 लिखना है। 3 का क्यूब करोगे 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंचे 45 माइनस 3 3 9, 45 और 9 54, 54 में 27 चले जाएंगे, माइनस का 27, ठीक है ना। इसके बाद अब आप देखो f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के बराबर नहीं है,
अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है तो फिर मध्यमान प्रमेय लागू होगी। इसलिए कोई सी जो कि ओपन इंटरवल 1,3 को बिलोंग करता है का अस्तित्व है, जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। एफ डैश सी की वैल्यू एफ डैश एक्स निकालो पहले, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। अब x की जगह c लिख दो, 3x स्क्वायर है माइनस 10x तो माइनस 10c हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस 27 माइनस एफ ऑफ ए माइनस 7 तो प्लस 7 कर देंगे अपॉन बी माइनस ए 3 माइनस 1 2 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 10 3c स्क्वायर माइनस 10c इसको इधर ले आओगे प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये 10 इधर आके प्लस होगा, 10 में 3 माइनस हो जाएंगे। अब इसका फैक्टर कर लो आप, 3 7 are 21, 21 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने से 10 आ जाए, 7 और 3 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इससे हमने 3c कॉमन ले लिया तो c माइनस 1 और इसके बाद माइनस 7 ले लिया तो c माइनस 1, c माइनस 1 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से c की वैल्यू निकालोगे, इससे 1 आ जाएगी और इससे c की वैल्यू आएगी 3 अपॉन 7 अपॉन 3। इसे जब सॉल्व करोगे 2.3 2 जार 6 1 बचेगा, पॉइंट लग के 0 3 3 जार 9 लगभग 2.3 के आसपास आएगा। ये c की वैल्यू आ गई। अब आप देखो c की एक वैल्यू जो 1 है ये तो इस इंटरवल में नहीं है, ये इस इंटरवल में नहीं है। क्यों? 1 और 3 में ओपन इंटरवल लगा है ना, ओपन का मतलब 1 नहीं ले सकते आप। और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ रही? 1। तो ये वैल्यू तो अमान्य है, पर ये वैल्यू तो मान्य है जो कि 1 और 3 के बीच में पड़ रही है। इसलिए क्योंकि यह स्पष्ट है कि C जिसकी वैल्यू 2.33 है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3। मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। तो मध्यमान प्रमेय तो सत्यापित होगा। इसमें एक काम और दिया गया है आपको, बोल रहे हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के लिए C बिलोंग्स टू 1,3 ज्ञात करिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी की बेटा वैल्यू आपने निकाली थी, ये 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करिए, माइनस करने से 10 आना चाहिए। 3 3 9 नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, 9 1 कम 9 9 1 10। लेकिन आपको तो माइनस करके 10 लाना है ना, ये नहीं पता आपको। ये रूल आपको फैक्टराइजेशन में ये नहीं सिखाया गया, आपको सिखाया गया है ना। देखो ध्यान से सुनो, अगर यहां देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो सबको मालूम है। 3 3 are 9, अब 9 आ गया। 9 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि अगर यहां माइनस का निशान है तो घटा के c का गुणांक आना चाहिए, अगर प्लस का निशान हो तो जोड़ के आना चाहिए।
और अगर आप ऐसे 9 1 कम 9 9 1 10 कर दोगे ना, आंसर नहीं आएगा आपका, आंसर ही नहीं आएगा, आपको दोनों फैक्टर मिलेंगे ही नहीं। तो ये इसकी पहचान है, एक तरीका है कि अगर यहां माइनस का निशान है तो 9 के ऐसे गुणनखंड तैयार करो कि माइनस करने से 10 आना चाहिए, और अगर प्लस का निशान है तो ऐसे गुणनखंड तैयार करो कि प्लस करने से 10 आना चाहिए। अब गुणा कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, अब 9 के गुणनखंड में माइनस करने से 10 कहां आ सकता है, छोटा बड़ा नंबर है वो, तो उससे तो नहीं आएगा। तो ऐसे सिचुएशन पे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा फिर तो लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां के लिए फिलहाल बनेगा c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन b की वैल्यू, c का जो गुणांक है वो b है, c स्क्वेयर का गुणांक a है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो c का गुणांक माइनस 10, माइनस और b की जगह माइनस 10 प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100 4a इंटू सी, 4 तियां 12 12 तियां 36, वो भी माइनस का, तो प्लस आ जाएगा। नहीं समझ में आया? और अभी 2 इंटू ए तो 6, c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 136 अपॉन 6, इसकी वैल्यू निकालो 136, 136 के गुणनखंड करो। चलिए कहीं पर भी कर लो, दो छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 चौके 8, 17। इसका मतलब है 2 अंडर रूट 34 बन सकता है ये। 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 34 अपॉन 6। अब हमको अंडर रूट 34 की वैल्यू चाहिए भाई। आप लोगों ने निकाली है, किसी ने नहीं? देखो अंडर रूट 34, इसके लिए हम 5 से शुरू करेंगे, 5 25, 14 में से 5 चले गए तो 9, और 2 में 2 तो वो तो 0 ही आएगा। इसका डबल कर दिया, फिर दशमलव लगा दिया, 2 0 बढ़ा दिए, 9 बार वैसे जाएगा लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो हम 8 बार करते हैं। 8 अट्ठे 64, 8 है कम 8, लगभग 5.8 लिख लिया जाए। 10 प्लस माइनस 5.8 अपॉन 6। अब एक बार प्लस वैल्यू लेते हैं, अच्छा ये अंडर रूट 34 की वैल्यू है केवल, उसमें 2 का गुणा भी करवा दीजिए, तो करवा के लिख देते हैं डायरेक्ट। 2 अट्ठे 16 की 86 लगा, 1 2 पंचे 10, 1 11। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो तो 10 प्लस 11.6, 21.6 बटे 6 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6 तियां 18 और 6 चरंग 36। ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया, 3.6 है, जबकि हमको 1 और 3 के बीच में चाहिए था, तो ये तो रेंज के अंदर नहीं आ रहा है। नेगेटिव साइन ले लीजिए तो 10 माइनस 11.6 अपॉन 6। अब इसको माइनस करोगे आप तो माइनस 1.6, और ये भी तो रेंज के बाहर चला गया। इसका मतलब है कि मध्यमान प्रमेय तो सत्यापित हो जाएगी इस क्वेश्चन पे, लेकिन इस क्वेश्चन में f डैश c इज इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1,3 को ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं मिलेगा आपको। समझ आया आपको? नहीं समझ में आई? क्या बात बतानी है आपको कि दिए गए क्वेश्चन में मध्यमान प्रमेय तो सत्यापित हो जाती है, लेकिन उसके लिए जो एक और क्वेश्चन लगा दिया उन्होंने, f डैश c इज इक्वल टू 0 के लिए 1 और 3 के बीच में c का मान ज्ञात करिए। तो f डैश c बराबर 0 के लिए
c का मान 1 और 3 के बीच में आपको मिलेगा ही नहीं। आप देखो निकाल तो रहे हैं हम, दोनों मान बाहर आ रहे हैं, ये 3 से बड़ा निकले जा रहा है और ये 1 से भी छोटा हुए जा रहा है, माइनस आ रहा है ये। अब या तो ये सही है क्योंकि आंसर शीट में भी कुछ दे नहीं रहे इसका, और या तो फिर क्वेश्चन में कोई मिस प्रिंटिंग होगी। तो क्वेश्चन जैसा है उसके मुताबिक यही जवाब है आपका। आप नोट कर लें इसे और इसके बाद हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल करेंगे। मिसलेनियस एग्जाम्पल 44 लिखा है, x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन ज्ञात कीजिए। सबसे फर्स्ट पार्ट पे लिखा है √3x + 2 + 1/√2x² + 4। बड़ा इजी है अवकलन, तो अभी आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। ये हो जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू, इसमें लगेगा √x, √x का क्या होगा 1/2 √x, और जिसको आपने x माना इसका जब करोगे 3x + 2 का, तो 3x का कितना आएगा 3, 2 का हो जाएगा 0, प्लस इसमें इस पूरे को ही आप x मान लो, तो 1/x हो गया। 1/x का क्या आएगा डेरिवेटिव -1/x², इसका स्क्वायर कर दोगे तो √ हट जाएगा। अब आपने x जिसको माना है उसका अवकलन करिए। किसको x माना है √2x² + 4। अब √x का रूल लगाओ, 1/2 √x, और आपने √x में इसको x माना था। अब इसका करो 2x² का कितना आएगा 4x, और 4 का समझ आया कि नहीं आया, या मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊं आपको। आ गया। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो अपना थोड़ा बहुत। ये 3 × 1 = 3/2 √3x + 2, माइनस लगा दिया, माइनस प्लस में माइनस हो गया यहां पर। ये 2 से इसका कैंसिल कर सकते हैं। आप चाहो तो यहां से भी 1 2 कॉमन ले सकते हो, और उससे भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा फिर, ऊपर 2 कैंसिल होके ऊपर केवल x बच जाएगा, अपॉन यहां से 2 चला जाएगा, तो ये x² + 2 आ जाएगा, और इनटू √2x² + 4। देखो भैया ये ddx ऑफ y का मान निकल के आ गया 3/2 √3x + 2, माइनस में प्लस को माइनस कर दिया, यहां से 2 कॉमन लेके हमने इस 2 को भी कैंसिल कर दिया, तो ऊपर केवल x बच गया, अपॉन में x² + 2 रह गया, और ये √2x² + 4 वैसा ही बना रहा। तो ये आ गया ddx ऑफ y। 44 नंबर का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखिए, e² sec² x + 3 cos इनवर्स x। इधर देखो अवकलन करना है x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, sec² x को पूरा x मान लो, तो e⁻x बन गया। e⁻x का क्या होता है, तो e⁻sec² x। अब sec² x का करोगे, इसमें कौन सा रूल लगाओगे x² वाला। x² का क्या होता है 2x, तो 2 sec x, और फिर sec x का करोगे sec x इंटू tan x + 3 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 - x²। इस तरह से ये वैल्यू बनेगी 2 e⁻sec² x, sec x इंटू sec x,
सेक स्क्वेयर एक्स इंटू टेन एक्स, ये माइनस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया एक्स के सापेक्ष अवकलन। समझ आ रहे नहीं आपको? नहीं आया? इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है log x टू द बेस 7, यही कर लेते हैं। log x टू द बेस 7, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे? एक काम कर लो, पहले इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगा दो। याद है बेस चेंज फॉर्मूला? मैं इस बेस को ना e बनाना चाहता हूं, तो ये होगा log x टू द बेस इनटू, तो e बना लो, लेकिन उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा बगल में। क्या लिख लेना चाहिए मुझे? log e टू द बेस 7, बेस चेंज फॉर्मूला। 7 को e बना लिया, लेकिन इस बेस को बदलने के लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, वो यहां लिख रहे हैं log e टू द बेस 7। नहीं समझ में आया? याद नहीं आया आपको? log m टू द बेस n, इसको हम लिख सकते हैं log m टू द बेस e अपॉन log n टू द बेस e। log m टू द बेस e 1 अपॉन log n टू द बेस e को क्या लिखा जाएगा? log e टू द बेस n। और यही तो हमने किया है, n को बेस बदल के e कर दिया, उसके बगल में लेकिन फिर लिखा log e टू द बेस n। हमने बताया जो बेस में आएगा वो बेस में ही, लेकिन जो बेस आपने चेंज किया है उसके साथ अब ये n बेस बन जाएगा। वही चीज हमने यहां पर कर दिया है। पहले 7 को e बनाया और फिर e टू द बेस 7 कर दिया हमने। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। आप ध्यान से देख लो, ये पूरी तरीके से अचर है, इसमें कहीं कोई x नहीं मिल रहा है आपको, तो ये अचर है। अचर है तो इसको बाहर कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx ऑफ y इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम बिल्कुल बाहर लिखे ले रहे हैं। इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। इसके डेरिवेटिव के लिए इसको तो एक लिए क्या मान लो, तो ये क्या बन गया? log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन log x, और फिर से log x का करना पड़ेगा आपको, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x। इस तरह से d dx ऑफ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d dx ऑफ y की वैल्यू आएगी log e टू द बेस 7 अपॉन x log x टू द बेस e। बस ये आंसर बन जाएगा इसका 44 का थर्ड पार्ट। 1 अपॉन x log x और log 7 भी नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही आंसर है अपना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 44 के तीनों पार्ट्स आपके सामने हैं, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 45 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में भी 3 पार्ट्स हैं और x के सापेक्ष सबका अवकलन ही करना है आपको। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x। बेटा सबसे इजी तरीका है, साइन x को आप क्या लिख सकते हो? cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह cos 90 माइनस थीटा। इनवर्स फंक्शन सबने पढ़ा है, cos इनवर्स cos थीटा क्या आएगी वैल्यू? पाई बाई 2 माइनस एक्स, यही तो बचेगा। अब ये y आ गया, अब हम अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर dx ऑफ y, पाई बाई 2 अचर नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, बस हो गया, -1 आंसर आ गया। इसको देख लीजिए, साइन x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला याद है सभी को?
क्या होता है 2 sin x बाई 2 इंटू 1 प्लस cos x का हाफ एंगल का वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें 1 माइनस का आता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 से ये 1 कैंसल हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो ध्यान से 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं, अभी डाउट है। अभी जब इसको अलग लिखोगे निकाल के तो 2 से 2 भी होगा, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, या sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 बचेगा, दैट विल बी tan x बाई 2, tan इनवर्स tan x बाई 2, x बाई 2। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाई 2, 1 बाई 2 x का 1 हो गया। समझ नहीं आया आपको? इसको देखिए, इसे ऐसे कर लो आप। अच्छा ये बताओ, गुणा में घातें क्या होती हैं? अगर बेस सेम है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो फिर जोड़ में घातें गुणती हैं सीधी। अरे अगर गुणा में है तो घातों का क्या हो जाता है, और अगर घातें जुड़ी हैं तो गुणा में भी तो आ सकता है। तो अगर जोड़ में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो अगर घातें जोड़ में हैं तो वो क्या हो सकती हैं, गुणा में आ सकती हैं, इस तरीके से। और इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 4 टू द पावर x है, हमने 2 टू द पावर 2x, सॉरी वो भी सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया 4 की घात x को आप 2 की घात x लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 2 की घात 2 मतलब, और ऊपर से उसकी भी पावर x। अब ऐसे लिखा है, घात का घात में गुना हो जाएगा, तो हम बहुआ चाहे तो ऐसे भी तो लिख लें भैया, अभी भी तो घात का घात में गुना होकर 2x ही आएगा। तो 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर। उसके बाद हम मान लेते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। 2 की घात x बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा। रख दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इस 2 की जगह 2 और 2 टू द पावर x की जगह पर tan थीटा 1 प्लस 2 टू द पावर x की जगह tan थीटा, और उसके बाद स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्या आप सभी बच्चों को याद है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? हाँ जी, सेक स्क्वायर थीटा नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पूरा क्या होगा, साइन 2 थीटा। तो बेटा ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू 2 थीटा आएगी। 2 थीटा, यहां से थीटा निकाल लीजिए आप। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, देन व्हाट विल बी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 टू द पावर x। इन प्लेस ऑफ थीटा वी विल पुट tan इनवर्स 2 टू द पावर x। ठीक है, अब अवकलन करिए। अभी तक देखो हमने अवकलन नहीं किया, हमने सिर्फ फलन को इजी बनाते चले गए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये सबको समझ में आ गया है? करिए, d dx ऑफ y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको x मानू तो tan इनवर्स x बना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, 2 की घात x का स्क्वेयर, 4 की घात x। 4 की घात x को 2 की घात x का स्क्वायर लिख सकते हो,
तो क्या 2 की घात x के स्क्वायर को फिर से 4 की घात x नहीं लिख सकते? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने जिसको x माना वो वाकई में x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको। 2 टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a की घात x का अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा? a टू द पावर x log a टू द बेस e, तो a टू द पावर x log a टू द बेस e। अगर इसे और इसे आप जोड़ना चाहो, मतलब सॉरी जोड़ना चाहे नहीं, गुणा में है ना, 2 की घात 1 ये, 2 की घात x ये, गुणा में घाते, तो 2 टू द पावर x प्लस 1 log 2 टू द बेस e 1 प्लस 4 टू द पावर x। ये डेरिवेशन डेरिवेटिव निकला ये इसका, जो आपको फंक्शन दिया गया था। अब बताएं आपको समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो जल्दी से हाथ चलाइए और इसे नोट करिए। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स है, तो एफ डैश एक्स ज्ञात करिए। एफ डैश एक्स आपको मालूम करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या करना चाहिए बता सकते हैं आप मुझे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि फलन की घात में फलन है, इसलिए सबसे पहले लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने पर लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी साइन एक्स आगे आ जाएगा और लॉग इस साइन एक्स को मिल जाएगा। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? 1/f(x) और फिर fx का करोगे तो f डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां पहला फलन दूसरा फलन दोनों गुणा में है, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक लॉग साइन एक्स का 1/sin x और फिर साइन एक्स का, फिर दूसरा फलन लॉग साइन एक्स गुणे पहले का अवकलन साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। यहां से ये कैंसिल हो गया, इसको उधर भेज दो, एफ एक्स यहां जाएगा, फिर एफ एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी, तो हम पहले ही लिख देते हैं साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स। ये एफ एक्स जो यहां से ये आएगा एफ एक्स, उसका मान लिख दिया। अब यहां बचा क्या है वो नोट कर दो, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। वैसे तो यही आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भाई हम तो और करेंगे तो और कर लो। क्या? कॉस एक्स कॉमन निकाल लो आप बाहर, या तभी आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात आपको? ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 47 लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, धनात्मक अचर a के लिए डी डी एक्स ऑफ y ज्ञात कीजिए, जहां y इज इक्वल टू a टू द पावर t प्लस 1/t और x इज इक्वल टू t प्लस 1/t टू द पावर a है। बस आप बता सकते हैं इसमें कौन सा डिफरेंशिएशन का रूल लगने वाला है? हाँ जी, याद नहीं आया क्या इसमें है? कौन सा पढ़ा हुआ था इसके लिए? 1/, हाँ नहीं, इसमें डिफरेंशिएशन करते वक्त रूल कौन सा लगना है आपको याद करा दूं मैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन सीखा था आपने, पैरामितीय समीकरणों का। इसमें प्राचल आता था, फिर प्राचल के सापेक्ष अवकलन करते थे। अभी भी नहीं याद आया? अरे याद आ जाना चाहिए, कोई पिछले जन्म की बात थोड़ी है यार, ये अभी कराया 2-3 दिन पहले आपने। इसको कैसे करोगे आप बताइए? प्राचल क्या है? पहले पैरामीटर कौन है? t। तो हमको y का और x का
दोनों का टी के सापेक्ष अवकलन करना है। और इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए डी डी टी ऑफ वाई में से डी डी टी ऑफ एक्स का भाग दे देना है। क्यों करना है ऐसा, ये सब हम आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। इसको x मान लो भाई, वेरिएबल को x मान लिया हमने। अगर इसको x मानोगे तो फिर इसको पढ़ोगे क्या, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log a टू द बेस e। तो a टू द पावर x log a टू द बेस e, लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा हमारा। क्यों, क्योंकि हमने जिसको t माना है रियल में वो t नहीं है, वो तो t प्लस 1/t है। तो उसका डेरिवेटिव फिर से आपको निकालना पड़ेगा। बताओ, इसका डेरिवेटिव करना है तो t का कितना आएगा, और 1/t का -1/t²। अब हो गया कंप्लीट। समझ आया कि नहीं आपको आया? थोड़ा बहुत इसको चाहो तो सॉल्व कर लो या मत करो। अब x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर से बउआ देखो भैया, इसको x मान लो। अब ये क्या बन गया, x टू द पावर a, x टू द पावर a का सूत्र बताओ अवकलन का, a x टू द पावर a -1, x टू द पावर n लग जाएगा यहां, और x टू द पावर n का होता है n x टू द पावर n -1। तो a x टू द पावर a -1, और फिर इसका दोबारा इसका करोगे अवकलन, क्योंकि ये वाकई में तो t है नहीं। t का क्या होगा, 1/t का -1/t²। ये आ गया डी डी टी ऑफ x। अब हमें तो डी डी टी ऑफ नहीं, डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए। उसके लिए डी डी टी ऑफ वाई में से डी डी टी ऑफ एक्स का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। देखो, ये है डी डी टी ऑफ वाई, ये है डी डी टी ऑफ एक्स। इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है। जो नंबर कैंसिल हो जाए कर लो, ये तो पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल हो जाएगा, ना हो पाएगा। फिर क्या बचेगा, ये आ जाएगा, क्या बचा, a टू द पावर t प्लस 1/t log a टू द बेस e अपॉन a टू द पावर t प्लस 1/t। नहीं, ऐसा नहीं है, एक एक गुणा में है, ये पावर में नहीं है बेटा। ये a इंटू t प्लस 1/t टू द पावर a -1, और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा यही आंसर आ जाना चाहिए। a टू द पावर t प्लस 1/t log a टू द बेस e अपॉन a इंटू t प्लस 1/t टू द पावर a -1। 47 48 नंबर एग्जाम्पल, इसको भी देखो। देखो क्वेश्चन बड़ा अलग टाइप का है। वैसे जब हमने paraमितीय समीकरणों का अवकलन करना सिखाया था उस वक्त मुझे इसका जिक्र करना चाहिए था, पर नहीं ध्यान रहा, मुझे नहीं रहा तो नहीं रहा यार, सब चीजें थोड़ी रट के आ सकते हैं आपके सामने हम। अच्छा, तो 48 नंबर पे देखो लिखा क्या है, e की घात cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन कीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए।
तो आपने इसका क्या सिंबल बनाया है बताओ? डी डी एक्स ऑफ, मतलब y का अवकलन करना था तो ये ऊपर रहेगा, और जिसके सापेक्ष होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो x के सापेक्ष है तो वो नीचे आया, और y जिसका अवकलन करना है y का वो ऊपर रहेगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, e टू द पावर cos x के सापेक्ष e टू द पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन करना है भाई आपको। क्या आप बता सकते हैं इसका सिंबल मुझे क्या लिख देना चाहिए? अरे x के सापेक्ष y का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ वाई लिखते हो आप। e की घात cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन, अवकलन करना किसका है? साइन स्क्वायर x का। ये कहां लिखा जाएगा? ऊपर या नीचे? ऊपर। तो d ऑफ साइन x अपॉन, करना किसके सापेक्ष है? ओ आई एम सॉरी, करना ही की घात cos x के सापेक्ष है, तो ऐसे लिख दिया हमने। अभी भी नहीं समझ में आया? इतना तो आ गया सबको। अब अगर इतना आ गया है तो इसमें आप क्या कर सकते हो? ध्यान से देखिए, हम इसमें यह भी तो कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर कॉस एक्स। बात तो वही आ गई, देख लो ना। जब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना होता था तो डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स करते थे कि नहीं करते थे? तो वही चीज तो वहां आ गया। हमको e की घात cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन करना है। मान लिया कि ये परामितीय समीकरण है और इसमें पैरामीटर कौन है? x है, तो इसका भी x के सापेक्ष कर दिया, इसका भी x के सापेक्ष कर दिया, और इसमें इससे डिवाइड तो कर ही रहे हैं हम। सॉल्व कर लो। साइन स्क्वायर x का अवकलन x के सापेक्ष, पहले एक्स स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे बेटा, 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, ई की घात कॉस एक्स के लिए ई की घात कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसल, ये माइनस आगे आ जाएगा तो -2 कॉस एक्स अपॉन ई की घात कॉस एक्स। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये बताएं मुझे पहले, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? ऐसा भी हो सकता है, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का भी अवकलन हम कर सकते हैं। आज यहां एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन किया जा रहा है, ठीक है? और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम आपको ऐसे कर देते। देखो, जैसे दो फलन दिए गए थे, इसमें हम एक को मान लेते y1 और दूसरे फलन को क्या मान लेते? y2। अब इन्होंने बोला कि e की घात cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। e की घात cos x के सापेक्ष मतलब y1 के सापेक्ष, साइन स्क्वायर x का मतलब y2 का अवकलन। अब y1 के सापेक्ष y2 का अवकलन, वेरी गुड, डी डी y1 ऑफ डी डी y1 ऑफ y2, ठीक है? अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये बिल्कुल वही आ गया ना, dy बाई डी एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y2 अपॉन डी डी एक्स ऑफ y1। तो बेटा वही तो हो गया, वही तो हम कर रहे हैं, बस हमने y1 y2 लिया नहीं। इस पे नहीं समझ में आई बात आपको? तो ऐसा भी हो सकता है, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकल गुणांक निकाला जा सकता है, और ये तरीका होगा। कुछ लोग इस तरीके से निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सही करते हैं y1 और y2 मान करके। और अगर आप डायरेक्ट ऐसे निकालते हो तो आप भी गलत नहीं कर रहे हो, आप भी सही कर रहे हो। समझ आ रहा है? तो आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए जल्दी से। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5,
क्वेश्चन नंबर 1, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं करूं ही ना इसको। आपको क्या लगता है? अरे मैं ना करूं मतलब आप करो यार। इसमें सबसे पहले क्या करना रहेगा आपको? x के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर इसको पूरे को x मान लो और x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्व टू 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8 9 माइनस 1। और क्योंकि इसको x माना है आपने, इसका अवकलन करिए फिर से। 3x स्क्वायर का क्या होगा? 6x माइनस 9। बस यही आंसर आएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले साइन x को x मानो और x क्यूब का सूत्र लगाओ, x टू द पावर 3 का। तो 3 साइन स्क्वायर x और साइन x का कॉस x। अब इसमें x टू द पावर 6 का फॉर्मूला लगाओ, 6 कॉस टू द पावर 5x और कॉस x के लिए माइनस साइन x। आप कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें चाहें, 3 साइन x कॉस x कॉमन हो जाएगा, 3 साइन x कॉस x कॉमन हो जाएगा। इसमें साइन x बचेगा, इसमें ये माइनस साइन x चला गया, ये 2 कॉस टू द पावर 4x। बस ये आंसर आ जाएगा। अभी शुरुआत में तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये तो समझ नहीं आया बेटा आपको। थर्ड नंबर, y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3 cos x 2x। ये इसमें कुछ बेटा मुझे मिसप्रिंटिंग महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है। मिसलिनियस एक्सरसाइज 5, cos 2x ही मेरे ख्याल से रहना चाहिए केवल यहां पर। ठीक है, चलिए देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करना चाहिए बता सकते हैं? फलन के ऊपर फलन आ गया आज, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉग ले लो दोनों पक्षों का, इधर बनेगा log y इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी, 3 cos 2x log 5x। ठीक है, अब अवकलन करिए x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ y। 3 बाहर कर लो, प्रथम द्वितीय लगा दो यहां, 3 तो बाहर हो गया। प्रथम फलन, दूसरे का अवकलज log 5x का क्या होगा? 1/5x और फिर 5x का करोगे तो 5। देखो कितना अच्छा है ना। बताओ, आपने एक बात गौर नहीं की अभी अभी? log x का डेरिवेटिव बोलो। log mx का डेरिवेटिव 1/x। log के साथ कुछ भी आ जाए ना, उसका डेरिवेटिव 1 ही आता, 1/x ही आता है। log mx आ गया तो भी डेरिवेटिव 1/x, log nx आ गया तो भी डेरिवेटिव 1/x, log 100x भी आ गया ना तो भी डेरिवेटिव 1/x ही आएगा। नहीं समझ में आया? क्यों? क्योंकि बाद में 100 से 100 कटना है उसको, इस वजह से। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, देखो आप, है ना, इसलिए 1/x ही बनता है उसका। तो पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन
पहले का अवकलज cos 2x का माइनस साइन 2x और फिर 2x का 2, तो आएगा माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, y उधर भेज दीजिए तब तक 3 और y आएगा, y की जगह पर फिर ये लिख देंगे हम 5x टू द पावर 3 cos 2x, यहां 5 से 5 कैंसल, cos 2x अपॉन x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू लॉग 5x। एंड आई थिंक यही आंसर होना चाहिए भाई। देखो जरा मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का 5 की घात 3 cos 2x 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 साइन 2x लॉग 5x। ठीक तो है, उन्होंने बस इतना किया है ना बेटा, ये 3 का ना अंदर गुणा करा दिया है उन्होंने, इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को। और ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया भाई, 3 नंबर। आप जल्दी से नोट करें, 4 नंबर कर लेते हैं, ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है साइन इनवर्स x अंडर रूट x, इसका भी अवकल गुणांक निकालना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, बेटा इसको x मान लो, तो ये बन गया साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो x का एक्स स्क्वायर और इसका x आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये वाकई में तो x है नहीं, तो x अंडर रूट x है, तो इसका फिर अवकलन करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3/2, क्यों, x अंडर रूट x है, x को तो हम x लिख देंगे, अंडर रूट x को क्या लिखा जा सकता है, x की घात 1/2, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो x की घात 1 और x की घात 1/2 जुड़ेगी तो क्या बन जाएगी। तो चाहे आप इसकी जगह x अंडर रूट x लिखो या आप इसकी जगह पर पूरा सॉल्व करके x की घात 3/2 लिख दो। अब ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, x की घात n का फॉर्मूला लगा दो आप, n x टू द पावर n माइनस 1, सॉल्व कर दो, ऊपर ये 3 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब और साथ में 3/2 में से 1 माइनस करोगे, 3/2 मतलब 1.5 और 1.5 में 1 चला जाएगा, आधे तो बचेगा, आधा मतलब पावर 1/2, और किसी की भी पावर 1/2 होती है तो उस पर हम अंडर रूट लगा सकते हैं। आगे आंसर हमारा ना समझ आई आपको। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, वेयर x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन +2, x -2 से बड़ा और +2 से छोटा है। इसको डेरिवेटिव निकालना है इसका आपको, तो चलिए शुरू कर देते हैं। आप लॉग से भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट कर लो, ये एक फ्रैक्शन है तो आंसर हर से आप फार्मूला लगा के कर लो, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर की जगह पर क्या लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 7, अंश का अवकलन करिए, cos इनवर्स और इसको x मान लो, तो cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x/2 का स्क्वायर माइनस अंश इनटू हर का अवकलन। अब इसका कैसे करोगे, पहले इसमें अंडर रूट x का सूत्र लगाओ,
हाँ, कुछ हमें भी लग रहा है कि मुझसे कुछ गलती हो रही है अभी। हर लिखा, अंश का अवकलन, तो cos इनवर्स x का लगाया -1/√1 और फिर x/2 का भी तो करेंगे। ये गलती बेटा मेरे से हो रही है। 1/2 माइनस, अब अंश लिख दो cos इनवर्स x/2, हर का अवकलन। पहले √x का सूत्र लगाओगे, 1/2 √x। अब आपने इसको x माना है तो इसका अवकलन दोबारा इसका अवकलन करना पड़ेगा। 2x + 7 का क्या हो जाएगा, अपॉन हर का स्क्वायर, √2x + 7 का स्क्वायर कर दोगे तो अंडर हट जाएगा, 2x + 7 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर दो भाई, ये माइनस आप आगे भेज सकते हो। √2x + 7, इसमें बउआ एलसीएम आप ले लो, देखो ध्यान से। 4 इसके नीचे एक मान कर एलसीएम लोगे तो यह आएगा 4 - x² / 4। जो बटे का 4 आया उसका वर्गमूल ले लो 2, वो 2 ऊपर भेज दो और फिर उस 2 से 2 काट दो। नहीं समझ में आया, फिर देखो ध्यान से। 4 एलसीएम लिया तो 4 - x² / 4 बना, √ के अंदर है तो 2 बन जाएगा बाहर, फिर वो पलट के ऊपर आ जाएगा और वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा आप केवल ये बताइए मुझे, 1/√4 - x², 2 से 2 कट ही जाएगा। यहां पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7 अपॉन 2x + 7। वैसे यही हो जाना चाहिए आंसर। वैसे आप चाहो तो एलसीएम वगैरह कर लो। अच्छा, इस पे इसमें एलसीएम इन्हीं का गुणा ले लोगे ना, आ जाएगा √4 - x² इंटू √2x + 7। इसका गुणा यहां पर होगा आकर के, तो √2x + 7 √2x + 7। और एक काम कर लो, माइनस कॉमन कर लो आप, क्योंकि दोनों पदों में माइनस है ना, तो माइनस को बिल्कुल बाहर ही निकाल दो। अब इसका बेटा जब इसमें गुणा होगा तो √ हट जाएगा, 2x + 7 प्लस इसका गुणा इससे हो जाएगा जा करके, तो √4 - x² cos इनवर्स x/2 इसके साथ ये, और अपॉन में ये भी है तो इसको भी अपॉन में लिख दो। अगर आप बहुत ज्यादा आप कुछ कर भी सकते हो तो इसका और इसका गुणा करा लोगे बस। इसमें घात 1/2 है, इसमें घात 1 है, गुणा होके घात 3/2 बन जाएगी। 2x + 7 प्लस √4 - x² इंटू cos इनवर्स x/2 अपॉन √4 - x² इंटू 2x + 7 की घात 3/2। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ हम कर सकते हैं, देख लेते हैं फिर भी। अच्छा, उन्होंने जो है ना अलग अलग कर दिया है, मतलब हमें एलसीएम लेना ही नहीं चाहिए था, यहीं से इसको अलग अलग कर देना चाहिए था बस, है ना। तो हमने ज्यादा झंझट कर दिया। देखो आप यहीं से अलग करते, गौर से देखिएगा, जब इसके नीचे ये लिखते तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, इस पे √ है, इसमें नहीं है, तो इससे ये कैंसिल हो जाता और √ यहां लग जाता। याद आया? तो -1 अपॉन √4 - x² इंटू √2x + 7। फिर इसके नीचे इसको लिखते जा करके माइनस cos इनवर्स x/2। बेटा जब इसके साथ ये लिखा जाता तो इसकी घात 1 और इसकी 1/2 गुणा होके घात 3/2 हो जाते, और बस यही आंसर आ रहा है।
तो आप चाहें तो इसके बाद यहां जा सकते हैं, आप चाहे तो बस इसके बाद ये लिख दो, मत करो उसको, जब वो नहीं आ रहा है तो हटा देते हैं। बस यही आंसर आ रहा है आपका। कहां तक पहुंच गए? 5 नंबर तक। इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अब अगली क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रख लेते हैं मैथमेटिक्स में, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।